हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो यूजीसी नेट पेपर वन नंबर 1 के लिए आज की क्लास रहेगी, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस आज की क्लास में देखेंगे। तो पेपर नंबर 1 जो है वो एक जर्नल पेपर है जो सभी सब्जेक्ट्स जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे रहे हो सभी के लिए सेम रहता है ये। बाकी पेपर नंबर 2 जो है अपने-अपने सब्जेक्ट का अलग-अलग रहता है। तो जो नेट है उसमें जो जर्नल पेपर है पेपर नंबर 1 उसकी आज हम 10 यूनिट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। इसमें मैंने एक डीआई और एक जो मैथमेटिकल वाली यूनिट है, उसको शामिल नहीं किया है क्योंकि थोड़ा-सा टफ हो जाता है क्लास में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बाकी आपको 8 यूनिट्स हैं, वो उनसे रिलेटेड आज की क्लास में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर ज़रूर कर दें क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में पेपर नंबर 1 जो है वो बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करता है। अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें अच्छे मार्क्स भी हों, लेकिन जो पेपर नंबर 1 है वो आपको पेपर को क्वालीफाई करने में और एक मेरिट लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, बाकी कमेंट करके मुझे ये बताएँ कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। तो पहली हमारी यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड। नंबर 1 पे टॉपिक है कि विमर्शक स्तर का शिक्षण, ठीक है? रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है एक शिक्षण का, टीचिंग का जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, वो क्या होता है? तो हम आज सिर्फ़ एक-एक टॉपिक पकड़ के उसको समझेंगे कि वो चीज़ है क्या, ठीक है? और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो जो रिफ्लेक्टिंग लेवल है टीचिंग का वो क्या है? ये स्तर शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, कौशल और उच्च संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित जो है वो करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, ठीक है? इसके अंतर्गत जो है वो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मुख्यतः जो है वो ऐच्छिक और बुनियादी पाठ्यक्रमों में वर्गित किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को जो है वो चूज़ कर सकते हो, उसके कोर को चूज़ कर सकते हो, उसको इलेक्टिव रूप से चूज़ कर सकते हो या उसको जो है वो फाउंडेशन के रूप में चूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है? फाउंडेशन के रूप में। नेक्स्ट आता है रचनात्मक मूल्यांकन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, ठीक है? तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो क्या होती है? वो होती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए वह नियंत्रित किया जाने वाला मूल्यांकन है। ठीक है? एक नियंत्रित किया जाने वाला मूल्यांकन है, निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है? मान लो कि अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि मान लो कि आपने बच्चे को सिर्फ़ 2 लेसन्स अभी पढ़ाए हैं, तो आपने उन 2 लेसन्स का ही एग्ज़ाम ले लिया। ठीक है? अगले 2 पढ़ाए, अगले 2 का ले लिया। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको बच्चे की जो एक मतलब कि बच्चे में जो प्रोग्रेस हो रही है उसका पता चल जाएगा या बच्चे को किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो रही है उसका पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बच्चे की एक प्रोग्रेस को जानने में। नेक्स्ट आता है योगात्मक मूल्यांकन। सुमेटिव इवैल्यूएशन जो है वो क्या होती है? तो जो सुमेटिव इवैल्यूएशन रहती है, उसका मतलब ये होता है कि इसका उपयोग शैक्षणिक सत्र या सेमेस्टर के अंत में छात्रों को ग्रेड, अंक या जो प्रमाण देने के लिए किया जाता है, ठीक है? यानी कि सेमेस्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है? उसमें जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है? उनके एंड में जो इवैल्यूएशन की जाती है, उसको सुमेटिव इवैल्यूएशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट स्वयं, ठीक है? तो स्वयं क्या है? स्वयं जो है एक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स, ठीक है? प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय शैक्षिक वेब पोर्टल है, ठीक है? तो ये एक वेब पोर्टल है जिसके द्वारा जो है आप ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है? बाकी है नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? तो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है उसका ये अर्थ है कि ये छात्रों की लगातार बनी रहने वाली अधिगम कठिनाइयों के अंतर्निहित मूल कारणों की पहचान जो है वो करता है, ठीक है? तो मान लो कि आपको एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाऊँ कि मान लो कि एक बच्चा जो है वो बहुत ब्रिलिएंट है पढ़ने में,
ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे वो क्या हो रहा है, धीरे-धीरे वो मतलब कि कमज़ोर होता जा रहा है पढ़ने में, ठीक है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा है। तो आपको उसके जो मतलब कारण हैं, ठीक है, ना पढ़ने का या उसके वीक होने का वो पता लगाना है, ठीक है? तो उसकी अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना है, उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा जो है वो कौन-सा चीज़ जो है वो कौन-सी चीज़ जो है वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उसी उसी अधिगम कठिनाई का जो पहचान करते हैं हम, उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो कहते हैं। आगे है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लेक्चर मेथड वो है जिसमें शिक्षक जो है वो मतलब कि पूरी तरह से बच्चे को एक लेक्चर के रूप में पढ़ाते हैं और जो छात्र है यानी कि बच्चा है वो पूरी तरह से एक मतलब कि आप मान लो कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से एक निष्क्रिय रहता है, ठीक है? मतलब कि बच्चा जो है उसमें कोई पार्ट बच्चे का नहीं होता है, शिक्षक केंद्रित प्रणाली है ये, व्याख्यान विधि जो है यानी कि लेक्चर मेथड जो है। बाकी पारंपरिक शिक्षण पद्धति है ये जिसमें छात्र जो है वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं, ठीक है? एक बच्चे को कोई मतलब एक्टिविटी बच्चा जो है उस क्लास में कोई भी मतलब एक्टिव नहीं है, बच्चा जो है वो क्लास की एक्टिविटी में किसी में पार्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ मूक दर्शक बन के एक सुन रहा है बस, ठीक है? निष्क्रिय श्रोता बनकर बस सुन रहा है कि टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो इसको व्याख्यान मेथड यानी कि लेक्चर मेथड जो है वो कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट यूनिट शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है? रिसर्च एप्टीट्यूड जो है उसमें पूछा गया है कि सहसंबंधात्मक अनुसंधान जो है वो क्या होता है, ठीक है? कोरिलेशन रिसर्च ये जो होती है ये 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध की दिशा और उसकी तीव्रता का अध्ययन कर करता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है धारण जो यादृच्छिक नमूनाकरण क्या होता है? सैंपल रैंडम सैंपलिंग जो होता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होता है, वो क्या होता है? तो ये एक संभाव्यता नमूनाकरण विधि है, जहाँ जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान और स्वतंत्र संभावना होती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च क्या होती है? तो एक्शन रिसर्च जो है, यह स्थानीय और तत्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला चक्र आधारित जो है वो व्यावहारिक शोध है। चक्र जो है उसमें योजना होती है, कार्य होता है, अवलोकन होता है और उसका चिंतन होता है, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है एक्शन रिसर्च रिसर्च के बारे में। एपीए शैली जो है, एपीए स्टाइल जो है, वो क्या है? वो ये है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध पत्र लिखते समय संदर्भ यानी कि रिफ्रेशिंग देने के लिए इस मानक शैली का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है काई वर्ग परीक्षण, ठीक है? काई जो स्क्वायर टेस्ट है वो क्या है? तो वो एक गैर प्रचलित, ठीक है? गैर प्रचलित सांख्यिकी परीक्षण है जिसका उपयोग जो है वो गुणात्मक शैलियों श्रेणियों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा शोध नैतिकता, ठीक है? रिसर्च एथिक्स, डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग चरणों के दौरान साहित्यिक चोरी और डेटा हेर-फेर को रोकने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है? जो रिसर्च एथिक्स हैं, वो एक तरह से जो डेटा को की हेर-फेर की जाती है या डेटा की जो चोरी की जाती है, साहित्यिक चोरी की जाती है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? परिकल्पना निर्माण क्या होता है? हाइपोथेसिस फॉर्मेशन क्या होती है? तो ये होती है एक प्रक्रिया जिसमें संबंधित साहित्य की समीक्षा करने और शोध समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए के बाद जो है वो की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट हम अगली यूनिट देखते हैं बोधगम्यता यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर जो आता है सक्रिय पठन क्या होता है? एक्टिव रीडिंग क्या होती है? तो एक्टिव रीडिंग क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टिव रीडिंग वो होती है जिसमें लेखक के दृष्टिकोण, गद्यांश के मूल विषय, तार्किक संरचना को पहचान कर बोधगम्यता के प्रश्नों को हल करने का मुख्य आधार है। नेक्स्ट आता है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होती है? स्कीमिंग जो है वो गद्यांश का मुख्य विचार या सामान्य सारांश तेजी से प्राप्त करने के लिए उसे सरसरी तौर पर पढ़ना जो है वो स्कीमिंग होता है। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग है कि गद्यांश में से किसी विशिष्ट तथ्य, संख्या, तिथि या मुख्य शब्द को खोजने के लिए किया जाने वाला पठन। यानी कि स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पठन ही हैं, लेकिन जब एक लेखक या फिर एक विचारक जो है, वो
चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ता है, एक विशिष्ट तथ्य के लिए पढ़ता है, किसी संख्या के लिए पढ़ता है तो उसको स्कैनिंग कहते हैं। और जब जो एक विचारक है या फिर रीडर है, वो केवल सामान्य सारांश के लिए तेज़ी से उसको सरसरी तौर पर यानी कि मोटे-मोटे अक्षरों के रूप में ही पढ़ रहा है। मान लो उदाहरण आपको दूँ कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, तो जब आप मोटे-मोटे शब्दों को ही, उसके हेडिंग्स को ही पढ़ रहे हो, तो उसको सरसरी यानी कि स्किमिंग कहा जाएगा। और जब आप उस चीज़ को अंदर जाकर उस हेडिंग के अंदर जाकर भी, घुसकर भी उस चीज़ को पढ़ रहे हो कि ये न्यूज़ आखिर है क्या? तो उसको उसको कहा जाएगा स्कैनिंग, ठीक है? मतलब कि गहन रूप से पढ़ना, उसको स्कैनिंग, और सरसरी तौर पर पढ़ना यानी कि चलते-चलते पढ़ना, उसको स्किमिंग कहा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है अनुमान आधारित प्रश्न, ठीक है? अ, जो अनुमान आधारित प्रश्न हैं, इंटरफेरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, इनके उत्तर के लिए गद्यांश की पंक्तियों के पीछे छपे हुए अप्रत्यक्ष और अंतर्निहित तार्किक अर्थ को समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है संदर्भित पदावली जो है, कॉन्टेक्सुअल वोकैबुलरी जो है वो क्या होती है? तो ये होती है गद्यांश के मैं किसी पठन शब्द के प्रयोग के आधार पर उसके सटीक और प्रासंगिक अर्थ का निर्धारण करना, ठीक है? तो ये होती है संदर्भित शब्दावली। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी संप्रेषण, कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इस यूनिट से क्वेश्चंस लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये जो संप्रेषण है उसमें पूरक होना यानी कि कॉम्प्लीमेंटिंग जो है वो क्या होती है? तो कॉम्प्लीमेंटिंग होती है जब गैर मौखिक संकेत जो हैं, जैसे सिर हिलाना, मुस्कुराना और मौखिक संकेतों को सुदृढ़ और संरेखित करते हैं, ठीक है? यानी कि मान लो कि बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या बच्चे ने बहुत अच्छा एक ड्राइंग बनाया है, यही मतलब उदाहरण के तौर पर यही बता रही हूँ आपको मैं। तो आपने सिर हिलाकर उसको और एक मुस्कुराकर एक इशारा किया कि बहुत अच्छा है, ठीक है? तो वो जो है वो हमारे उस जो हमने बच्चे को रीइंफोर्समेंट दी या बच्चे को जो भी मतलब बच्चे को एक तरह से हमने उस बच्चे को सराहना की उस बच्चे की, तो वो पूरा हो गया। तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग, ठीक है? नेक्स्ट आता है भौतिक बाधा यानी कि फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? तो फिजिकल बैरियर्स होते हैं पर्यावरणीय कारक जैसे तेज शोर, अत्यधिक दूरी या खराब नेटवर्क सिग्नल जो प्रभावी संचार में रुकावट डालते हैं, ठीक है? तो उनको कहते हैं बैरियर्स, ठीक है? फिजिकल बैरियर्स जो कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है मान लो, ठीक है? या अत्यधिक दूरी है, ठीक है? तो ये जो है वो फिजिकल बैरियर्स होते हैं। उच्च संदर्भ संचार, ठीक है? हाई कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या रहती है? वो है कि इस संचार में संदेशों का अर्थ जो है स्पष्ट शब्दों के बजाय आपसी संबंधों, पृष्ठभूमि और गैर मौखिक संकेतों पर अधिक निर्भर जो है वो करता है। नेक्स्ट आता है एनोटॉपी एंट्रोटॉपी, ठीक है? एंट्रोटॉपी क्या है? एंट्रोटॉपी वह है कि यह किसी संचार सिग्नल में होने वाले शोर, विकार, संदेश या विकृति या सूचना के नुकसान के स्तर को दर्शाती है, ठीक है? काइनेसिस क्या है? काइनेसिस है एक शारीरिक भाषा, शारीरिक हाव-भाव, चलने, बैठने के तरीकों और चेहरे के भावों के माध्यम से होने वाले गैर मौखिक संचार का अध्ययन, ठीक है? उसको कहते हैं काइनेसिस, ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है? तो ये क्या होता है? मानव संचार के दौरान आपसी दूरी या व्यक्तिगत स्थान के उपयोग या प्रभाव का अध्ययन करना जो है वो प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या होता है? एक रेखीय संचार को संवादात्मक यानी कि द्विमार्गी संचार में बदलती है। तो ये सुनिश्चित करती है कि संदेश सही ढंग से समझा जा रहा है। इसको फीडबैक जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है युक्ति संगत तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपसे उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले विरोधाभासी संबंध पूछा जाता है, ठीक है? यानी कि डायरेक्टरीज पूछी जाती हैं, ठीक है? कॉन्ट्रा डायरेक्टरीज पूछी जाती हैं। तो विरोधी के शास्त्रीय वर्ग में जो ए और ओ या ई और आई के बीच का संबंध जो है यदि यह एक सत्य है तो दूसरा निश्चित रूप से असत्य होगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है एड वैकुलम, ठीक है? वल का प्रयोग। अपील टू फोर्स, ठीक है? ये एक अनौपचारिक तर्क दोष तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने निष्कर्ष को मनवाने के लिए धमकी या भय का उपयोग जो है वो करता है। नेक्स्ट आती है व्याप्ति। व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति हेतु यानी कि
मिडिल टर्म या और साध्य मेजर टर्म के बीच का सार्वभौमिक अनिवार्य और बिना शर्त का सहसंबंध जो है वो व्याप्ति जो है वो कहलाता है। लघु पद यानी कि माइनर टर्म जो होती है, ठीक है, किसी श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य के निष्कर्ष का उद्देश्य जो है कर्ता पद, ठीक है, उसको लघु पद जो है वो कहा जाता है। मुख्य पद मेजर टर्म क्या होती है, ये माइनर टर्म है, ये मेजर टर्म है। तो मेजर टर्म जो होती है किसी श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य के निष्कर्ष का विधेय जो है वो कहलाती है। आगमनात्मक तर्क जो है, इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो क्या होता है, वो होता है कि यह विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ता है और पूर्ण संभाव्यता पर आधारित होता है। निगमनात्मक तर्क जो है, डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो क्या है, यह सामान्य परिसर से विशिष्ट निश्चित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, तो इसे वैध और अवैध के रूप में आंका जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रतिज्ञा, ठीक है। तो प्रतिज्ञा जो है वो क्या है, न्याय दर्शन के पंचव्यय, ठीक है, का पहला चरण जो सिद्ध करने वाले कथनों को स्थापित करता है, उसको प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी 6th यूनिट आती है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, ठीक है। आईसीटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो रैम किसे कहते हैं, रैम जो है ये कंप्यूटर की एक अस्थिर यानी कि वॉलेटाइल और प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। वॉलेटाइल है और प्राइमरी मेमोरी है। रैम आपने याद रखना है, ठीक है, जो वर्तमान में संसाधित हो रही डेटा को अस्थायी रूप से सहेजती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पर मुक्त उपलब्ध होता है और जिसे कहीं कोई भी जो संशोधित या वितरित कर सकता है, जैसे लिनक्स, एंड्रॉइड, ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यूआरएल जो है, यह इंटरनेट पर किसी विशिष्ट वेब पेज, फाइल या संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला वैश्विक पता है। नेक्स्ट है डेटा माप, ठीक है, जैसे कि 1 GB। तो कंप्यूटर डेटा माप की इकाइयों में 1 GB हमेशा जो है वो 1024 मेगावाट्स यानी कि MB के बराबर होता है। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल जो है ये एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो किसी निजी नेटवर्क के बाहरी अनाधिकरण पहुंच, ठीक है, को रोकने के लिए बनाई गई है, ठीक है। फायरवॉल जो है, ठीक है, कि आपका जो भी निजी नेटवर्क है यानी कि पर्सनल जो नेटवर्क है उसको किसी भी बाहरी पहुंच से सुरक्षित जो है वो रखा जा सके। डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर जो है डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत सरकार द्वारा नागरिकों के दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जारी करने और सत्यापित करने का एक सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिशिंग, फिशिंग के बारे में देखते हैं, एक प्रकार का साइबर हमला जिसे नकली ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के गोपनीय डाटे जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण चुराए जाते हैं, ठीक है, ये फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारी 7th यूनिट आती है लोक प्रशासन, ठीक है, लोक विकास एवं पर्यावरण, ठीक है। तो ये पीपल एंड एनवायरमेंट, ये हमारी 7th यूनिट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य SDGs क्या है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, इसके अंतर्गत 17 वैश्विक लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक दुनिया भर से प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य है ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थों के उत्पाद को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। मीना माता रोग जो है वो क्या है, पानी जो के पारे यानी कि पानी जो मरकरी है उसकी अत्यधिक विषाक्तता के कारण यानी कि उसकी जो पॉइजन है उसमें, उसके कारण जो है मनुष्य के रोग होने वाले रोग एक गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार है मीना माता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या हैं, वे हानिकारक तत्व जो सीधे स्रोतों के से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
द्वितीयक प्रदूषक क्या रहते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं बेप्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों और वायुमंडलीय गैसों को आपसी रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं। तो ये ओज़ोन है, जैसे प्रकाश रासायनिक धुंध है, ये जो है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आता है जैव आवर्धन, ठीक है? जैव आवर्धन क्या है? तो ये खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण पोषण स्तरों की ओर बढ़ने और विषैले रसायनों की सांद्रता से होने वाली निरंतर वृद्धि है। ये आगे आता है सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन है कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जलाशयों में शैवाल का अत्यधिक बढ़ना और ऑक्सीजन की कमी होना जो है वो यूट्रोफिकेशन जो है वो कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी इसको कहा जाता है, ठीक है? तो ये भारत का विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय के लिए इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसे 1956 में वैधानिक दर्जा जो था वो दिया गया था, ठीक है? 53 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन जो वैधानिक दर्जा इसको मिला था वो 56 में मिला था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 शैक्षणिक ढांचा क्या है? तो ये इस नीति के तहत जो है स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 ढांचे को समाप्त करके नया जो है पैटर्न आया है वो 5+3+3+4 जो है उस ढांचे को प्रस्तावित करता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आगे की क्लास जो है अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में चाहिए तो वो भी मैं लेकर आ जाऊँगी। आप मुझे कमेंट कर दें। बाकी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।